हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें आपका पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें हम आप लोगों को आवेश के बारे में बताया था। आवेश क्या है, आवेश की खोज किसने की, कैसे की, आवेश कितने प्रकार के होते हैं और आवेश का मात्रक, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा किया था। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम आज आगे चलते हैं। आज आपका हेडिंग रहेगा मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल आवेश। मूल आवेश। तो आइए हम जानते हैं मूल आवेश क्या है। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। न्यूनतम मतलब आपका जो सबसे कम आवेश रहेगा उससे ही क्या कहेंगे, हम मूल आवेश कहेंगे। और मूल आवेश के मात्रा मूल आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं मूल आवेश। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। उसके बाद फिर आपको यह बताया गया है मूल आवेश का मात्रा। मूल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। मूल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। उसके बाद फिर वैज्ञानिक है केल्विन, उन्होंने ये बताया कि किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश की मात्रा प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 होता है। तो इसे हम पॉइंट में करके लिखेंगे। इसे हम पॉइंट में करके लिखेंगे। गेलमैन के अनुसार किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश की मात्रा प्लस माइनस E/3 या प्लस माइनस 2E/3 होता है। इन आवेशों को क्वार्क भी कहते हैं। तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं
फंडामेंटल चार्ज यानी फंडामेंटल चार्ज, जिसे हिंदी में आपका मूल आवेश बोलते हैं। किसी भी पदार्थ पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होती है। मूल आवेश की मात्रा जो होती है वो एक इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होती है। उसके बाद फिर गैलमैन आए, इन्होंने ये बताया, आपको ये बताया कि यानी कि किसी भी पदार्थ पर न्यूनतम आवेश जो होता है वो ±E/3 या ±2E/3 होता है। इन आवेशों को क्वार्क भी कहते हैं। इन आवेशों को क्वार्क भी कहते हैं। तो फिर आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आपका है आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। जिसे इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए हम आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत देखते हैं। किसी भी कण पर आवेश की मात्रा सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेशों का पूर्ण गुणज होती है। किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होती है। Q बराबर Ne। तो आइए हम समझाते हैं। किसी भी कण पर आवेश की मात्रा सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेशों का पूर्ण गुणज होता है। Q बराबर Ne। जहां n बराबर 1 2 3 4 ... तो आइए देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। इसका सिद्धांत है, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है? किसी भी कण पर आवेश की मात्रा सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मतलब आपका जो ये आवेश रहेगा Q बराबर Ne, जो आपका ये आवेश रहेगा ये इलेक्ट्रॉन के आवेश की, जो आपका इलेक्ट्रॉन है इनके आवेश का, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश रहेगा उसका पूर्ण गुणज रहेगा। मतलब आपका जो ये n दिया गया है, n का मान जो आपका रहेगा वो 1 2 3 पूर्ण संख्या रहेगा आपको, वही आपका इलेक्ट्रॉन के आवेशों का पूर्ण गुणज रहेगा, वही आपको बताया गया है Q बराबर Ne। ठीक, इसके बाद आपका अगली हेडिंग रहेगी आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम क्या है? आइए हम देखते हैं। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल
एक रूप यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? केवल केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आवेश का संरक्षण नियम। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आइए हम फिर से देख लेते हैं एक बार आवेश का संरक्षण नियम। आवेश का संरक्षण नियम यह कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल केवल एक रूप यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है, बस। ये आपको नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल क्या कर सकते हैं? एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित कर सकते हैं, बस। तो आइए इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आपका अगली हेडिंग रहेगा कूलाम का नियम। इसके बाद आपका कूलाम का नियम रहेगा। कूलाम का नियम। तो आइए हम कूलाम का नियम यानी कूलाम के नियम जो है उसका हम नियम देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है आपका? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेश जो रहेगा इसमें आपका स्थिर रहेगा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों
के मात्रा के गुणनफल दोनों बिंदु आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका कूलाम का नियम है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका हर वर्ष प्रतिवर्ष ये आपका परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कूलाम का नियम आपका प्रतिवर्ष पूछा जाता है। इसमें आपको नियम क्या बताए हैं कि इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम देखते हैं। दो आपका इसमें देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश रहेंगे। जो आपका आवेश रहेगा वह स्थिर बिंदु आवेश रहेगा, छोटा आवेश रहेगा। तो मान लेते हैं एक बिंदु आवेश के यहाँ है आपका Q1। पहला आवेश हम Q1 मान लेते हैं, दूसरा आवेश आपका Q2। और ये जो आवेश रखे गए हैं Q1 Q2 ये एक दूसरे के r दूरी पर हैं। कितने दूरी पर? r दूरी पर। जो आवेश Q1 Q2 हैं एक दूसरे के r दूरी पर रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? कूलाम के नियम सिद्ध करेंगे। तो मान लेते हैं माना दो स्थिर बिंदु आवेश, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 इंटू Q2 एक दूसरे के r दूरी पर रखे हुए हैं या रखे गए हैं। मान लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे के r दूरी पर रखे हुए हैं। उसके बाद आपका कूलाम के नियमानुसार, जो आपका कूलाम के नियम है उसके अनुसार हम सिद्ध करेंगे। जो नियम बताए हैं कूलाम का जो नियम था, इस नियम के अनुसार हम सिद्ध करेंगे सूत्र। कूलाम के नियमानुसार, यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2, क्योंकि आपको यह बताया गया है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो आपका बल होगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा? दोनों बिंदु आवेश यानी जो आपका Q1 Q2 होगा उनके मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो यह प्रोपोर्शनल आपका Q1 इंटू Q2 रहेगा। यह आपका बन जाएगा प्रथम समीकरण, पहला समीकरण। उसके बाद फिर आपको यह कहा गया है तथा
दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। जो आपका बल होगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, वो क्या होगा फिर दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये हो जाएगा आपका F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। उसके बाद समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण 1 तथा 2 से। उसके बाद फिर आपका F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r²। उसके बाद फिर आपका F बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपान r²। यहां देखिए जब आपका यह प्रोपोर्शनल था ना, जब आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा आपका 1/4πε0 के। उसके बाद ये आपका फिर हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपान r²। जब आपका प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपका एक नियतांक आएगा 1/4πε0 के। ठीक, ये आपका हो जाएगा सूत्र। इसका हम वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं पहले, जहां 1/4πε0 अनुक्रमानुपाती नियतांक है। 1/4πε0 जो है क्या है, ये आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक। नियतांक है। उसके बाद फिर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में आपका इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर फॉर्म इसका क्या होगा आपका, यह वेक्टर बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपान r² इंटू r² होगा। F वेक्टर बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपान r² होगा इंटू, ये आपको हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के रूप में लिखा जाएगा। या एक रूप हम और लिख सकते हैं, यह वेक्टर बराबर 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपान r³ इंटू r वेक्टर। एक वेक्टर फॉर्म आपका, वेक्टर रूप आपका ये हो जाएगा। तो आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं कूलाम का नियम। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद ये आपका Q1 इंटू Q2 ये आपका स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे के r दूरी पर रखे हुए हैं। तो हम सिद्ध करेंगे, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 इंटू Q2 एक दूसरे के r दूरी पर रखे हुए हैं। फिर उसके बाद कूलाम के नियमानुसार, जो इस कूलाम का नियम है उसके अनुसार आपका यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 ये आपका प्रथम समीकरण बनेगा। उसके बाद फिर आपका यह प्रोपोर्शनल 1/r² ये आपका द्वितीय समीकरण बनेगा। फिर आपका समीकरण 1 और 2 से यह प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपान r²। फिर उसके बाद आपका यह बराबर 1/4πε0 के
Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आपका जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपका यहाँ पर नियतांक आ जाएगा कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, फिर उसके बाद जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। यदि इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा आपका यह वेक्टर बराबर आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर। एक रूप इसका और लिख सकते हैं, यह वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर क्यूब और इंटू आर वेक्टर। तो नोट करिए। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ इसका हम कूलाम के नियम का जो है इसका हम कुछ नोट पॉइंट देखेंगे। इसके बाद हम इनके कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं। डालिए नोट पॉइंट। नोट में हम पहला नोट लिखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे। पॉइंट करके हम पहला पॉइंट लिखेंगे, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बड़े और गतिशील आवेश के लिए नहीं। पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे? कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बड़े व गतिशील आवेश के लिए नहीं। आइए लिखते हैं पहला पॉइंट, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, बड़े व गतिशील आवेश के लिए नहीं। फिर इसके बाद हम अगला पॉइंट लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। अगला पॉइंट हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान होता है, हम इसका मान यहां बराबर करके लिख दे रहे हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। उसके बाद फिर अगला पॉइंट हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिर हम अगला पॉइंट लिखेंगे निर्वात में रखे गए
में रखे गए किन्हीं दो बिंदु आवेशों किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल निर्वात के जिस माध्यम पर या निर्वात के जिस गुण पर निर्वात के जिस गुण पर निर्भर करता है उसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। उसे निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। वैद्युतशीलता कहते हैं। तो आइए नोट पार्ट हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें आपको पहला पॉइंट लिखवाया गया है, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, बड़े व गतिशील आवेश के लिए नहीं। मतलब जो आपका कूलाम का नियम है ये केवल आपका स्थिर बिंदु आवेश के लिए सत्य है, बड़े आवेश एवं गतिशील आवेश के लिए ये सत्य नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखवाया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान होता है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आपको लिखवाया गया है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। फिर अगला पॉइंट आपको लिखवाया गया है निर्वात में रखे गए किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल निर्वात के जिस गुण पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे अगला पॉइंट आपका है किसी माध्यम में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल माध्यम के जिस गुण पर निर्भर करता है उसे माध्यम का वैद्युतशीलता कहते हैं। उसे माध्यम क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता। किसी माध्यम में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल माध्यम के जिस गुण पर निर्भर करता है, माध्यम के जिस गुण पर निर्भर करता है माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। माध्यम की वैद्युतशीलता
गतिशीलता कहते हैं। ये आपका पॉइंट है। इसके आगे हम अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, अगला पॉइंट आपका रहेगा के को माध्यम का परवैद्युतांक कहते हैं। 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 के बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट होता है। के बराबर आपका एप्सिलॉन नॉट होता है। के एक आपका, इसके आगे आपका अगला पॉइंट रहेगा कि एक बीमाहीन राशि है जिसका मान आपका 1 से लेकर अनंत तक होता है। अगला पॉइंट आपका रहेगा कि एक बीमाहीन राशि है, कि एक बीमाहीन राशि है जिसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। अनंत तक होता है। के एक बीमाहीन राशि है जिसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट हम लिखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम न्यूटन के गतिविषयक के तृतीय नियम के समतुल्य है। तो आइए हम एक बार फिर समझ लेते हैं। इसमें आपका किसी माध्यम में रखे गए दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल माध्यम के जिस गुण पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं? माध्यम का वैद्युशीलता कहते हैं। उसके बाद फिर आपका अगला पॉइंट है के को माध्यम का परवैद्युतांक कहते हैं। के को माध्यम का परवैद्युतांक कहते हैं। इसमें आपका के बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट। इसे भी हम सिद्ध कराएंगे आगे चलकर। फिर अगला पॉइंट आपका है कि एक बीमाहीन राशि है जिसका मान 1 से लेकर अनंत तक होता है। फिर आपका अगला पॉइंट है कूलाम का नियम न्यूटन के गतिविषयक के तृतीय नियम के समतुल्य है। जो आपका कूलाम का नियम है ये न्यूटन के गतिविषयक के तृतीय नियम के समतुल्य है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।